अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए, आपके क्लास 10th के उर्दू किताब दरख्शा दोम की चैप्टर नंबर 11 लेकर, जिसका नाम है आर्यभट्ट और तेलंगाना। आज हम इस चैप्टर को आपके रूबरू लेकर हाज़िर हुए हैं और मैं आप पढ़ाऊँ आज। इससे कबल अगर आज ये अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आपके एग्ज़ाम में, आपके इम्तहान होने में बहुत कम वक्त रह गया है। आप बिल्कुल दिल जमे के साथ और लगन के साथ तैयारी शुरू कर दें और करें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्यभट्ट और तेलंगाना। आर्यभट्ट और तेलंगाना ये क्या है? नावल है या अफसाना है या मजमून है? तो क्या है? ये मजमून है। क्या है? मजमून। और चैप्टर नंबर 11 है। आर्यभट्ट के बारे में आज हम जानेंगे। आर्यभट्ट कौन थे और कब पैदा हुए, उन्होंने कौन से कारनामे किए। तो आइए देखते हैं। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख़ में, आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख़ में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को कौन से दौर कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि गुप्त दौर को कौन से दौर कहते हैं? तो सुनहरा दौर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा दौर। दूसरा है कि आर्यभट्ट इल्म नुजूम, इल्म रियाजी, इल्म जब्र में माहिर थे। इल्म नुजूम यानी नुजूम का इल्म, नुजूम को देख करके वो बता देते थे कि कल क्या होने वाला है। इल्म नुजूम से कहते हैं। और इल्म रियाजी मैथमेटिक, और इल्म जब्र में माहिर थे। इल्म रियाजी में पाइथागोरस की रहनुमाई, इल्म रियाजी में यानी मैथमेटिक में पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की है। अब ये ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि आर्यभट्ट गौर्स की रहनुमाई किसने की? तो आर्यभट्ट गौर्स की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की है। दूसरा, आर्यभट्ट की पैदाइश। सभी लोगों ने अलग अलग तरीके लिखे हैं, अलग अलग जगह लिखे हैं, लेकिन इस पर मुत्तफक राय है। इसी पर सब लोग इत्तेफाक किए हैं कि आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के खगोल में, पटना में एक गांव है जिसका नाम है खगोल। वहाँ आप पैदा हुए 476 ईस्वी को। 476 ईस्वी को आपकी पैदाइश हुई है। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के खगोल में 476 को हुई। 476 ईस्वी को हुई, यानी आज से 1500 साल पहले। और उनका वफ़ात यानी उनका मृत्यु, उनका डेट, उनका इंतकाल और उनका वफ़ात 564 ईस्वी में। और उनका वफ़ात कब हुआ है? 564 में। पैदा कब हुआ है? 476 में। और वफ़ात कब पाए हैं? तो 564 ईस्वी में। और 88 साल उम्र पा करके उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिए। कुल मिलाकर 88 साल इस दुनिया में वो जिए। आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसौरी के नज़दीक, आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसौरी के नज़दीक तेलंगाना में अपना, तेलंगाना एक गांव का नाम है, तेलंगाना में अपना तजुर्बागाह कायम किया। जहां से वो अपने सितारों को देख करके अपने तजुर्बा करते थे। वहां उन्होंने तेलंगाना में अपना तजुर्बागाह कायम किया। कहा गए आर्यभट्ट और तेलंगाना। यही दो चीज़ इसमें बहस है कि पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसौरी के नज़दीक तेलंगाना में अपना तजुर्बागाह कायम किया। क्या है? तेलंगाना में अपना तजुर्बागाह कायम किया। हाँ, अपना तजुर्बागाह कायम किया। उसके बाद है, ये है तेलंगाना में अपना तजुर्बागाह काम किया। और तेलंगाना में क्या, ये तेलंगाना में
हम इसको देख लेते हैं एक मरतबा। आपके तिरंगना क्या है, तिरंगना में ही और तिरंगना में ही 2 मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। तजुर्बागाह काम का क्या, तो तिरंगना में तजुर्बागाह काम किया और तिरंगना में ही 2 मशहूर किताब उन्होंने तसनीफ़ किए यानी लिखे, जिसका नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। उनकी 2 तसानीफ़ मशहूर है, आर्य सिद्धांत और तंत्र। अगर आपके चैप्टर में या फिर ऑब्जेक्टिव में ये आए कि आर्य सिद्धांत का मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है, तख्लीक़कार कौन है, तो आप क्या लगाएंगे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दुनिया का पहला इंसान है, आर्यभट्ट दुनिया का पहला इंसान है जिसने साबित किया कि ज़मीन गोल है। इन्होंने पहला इंसान है दुनिया का जिन्होंने ये कहा कि ज़मीन गोल है, ज़मीन गोल है। और दूसरी बात, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में मालूमात किए। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में मालूमात किए। सबसे पहले यही इंसान है जो सूरज ग्रहण को पता लगाए, चांद ग्रहण को। आर्यभट्ट ने ही इल्म रियाजी में सिफरा यानी ज़ीरो का ईजाद किया। आर्यभट्ट ही वो इंसान है जिन्होंने इल्म रियाजी में यानी मैथमेटिक में ज़ीरो का आविष्कार किया, ज़ीरो का ईजाद किया। इतना आप समझ लिए। अब हम फिर आते हैं अपने आइए और देख लेते हैं कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूरज ग्रहण किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर थोड़ा या पूरा, जुज़वी कहते हैं थोड़ा को और मुकम्मल कहते हैं पूरा को। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। जो पर्दा पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है। आर्यभट्ट पहला इंसान है जो ये कहता है कि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, यानी सूरज अपनी जगह है और ये ज़मीन घूमती है। ये आर्यभट्ट ने ही कहा था कि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि चांद किसके तवाफ़ करता है, ज़मीन के या सूरज के। आपको क्या लगाना है, ज़मीन के। चांद किसके करता है, तो ज़मीन की तवाफ़ करता है, और ये ज़मीन किसकी तवाफ़ करती है, तो सूरज की तवाफ़ करती है। ग्रहण 2 तरह के होते हैं, ग्रहण 2 तरह के होते हैं, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। ग्रहण 2 तरह के होते हैं, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण वो कब हुआ है, तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया यानी हुआ। अमेरिका के तहकीकी इदारा, अमेरिका में एक इदारा है जिसका नाम है नासा। अमेरिका के तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान, उस नासा में अमेरिका में एक तहकीकी इदारा है, घर है जहाँ सब साइंसदान बैठ करके तहकीक करते हैं। उस एक साइंसदान, उसमें से एक साइंसदान जिसका नाम है जे एंडरसन। क्या है जे एंडरसन? उन्होंने जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 ईस्वी में आने वाले ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे। ये तहकीक कर रहे थे कि सूरज ग्रहण कैसा होता है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया और 2009 में 22 जुलाई 2009 में सुबह 5:29
58 सेकंड का वो लम्हा आ ही गया जिसका सारी दुनिया का इंतज़ार था, जिसका सारी दुनिया का इंतज़ार था। यानी 2021वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब आया है? तो 22 जुलाई 2009 को। और 2009 को कब आया है? तो 5:29 पर सूर्य ग्रहण हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये आर्यभट्ट के मालूमात मुख्तसर तौर पर आपको चल गया होगा, मालूम कर लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा। अगर इसके मुतालिक और कोई सवालात है तो आप कमेंट करें। अब हम आते हैं अपने किताब के सवाल जवाब की तरफ। इसमें लिखा है 12वीं सवालात कि 12वीं सवालात ये है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई है? ये ऑब्जेक्टिव है, आपकी किताब में है ऑब्जेक्टिव। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई है? पटना। पटना में हुई थी ना, पटना, शहर पटना, ज़िला शहर पटना में, खगोल में। तो पटना कहाँ है? बिहार में। आपकी किताब में दिया है 4 ऑप्शन। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो कहाँ लगाना है? बिहार में। पटना बिहार में है तो बिहार में लगाना है। दूसरा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में काम किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गया, तेलंगाना, पटना, खगोल। उसने आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ काम किया था? तो तेलंगाना में। तीसरा है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त अहद दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, मैंने बता दिया पहले। इसमें लिखा है जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर, तारीख दौर। तो क्या लगाना है आपको? सुनहरा दौर पर। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? तो ये गुप्त दौर के थे। आपके चैप्टर में पहले लाइन में है कि आर्यभट्ट हिंदुस्तान के गुप्त दौर से ताल्लुक़ रखते थे। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहदे से था? तो गुप्त अहदे से। गुप्त अहदे से। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गुप्त अहद, मुगलिया अहद, मौर्य अहद, ब्रिटिश अहद। तो क्या है? गुप्त अहद से। आर्यभट्ट के ताल्लुक़ किस अहदे से था? गुप्त अहद से। 5वां है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी, पाइथागोरस की। इसमें लिया है गैलीलियो, पाइथागोरस, थॉमस एडिसन, अबुल कलाम। तो क्या था? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस की। अब आते हैं मुख्तसर सवालात। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। आइए हम इस चीज़ को हम लिख करके बताते हैं और देखते हैं। अब आइए हम इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात को देखते हैं और इसको हल करते हैं। आपके चैप्टर में जो सवालात हैं उसे आप देखें और इसे नोट्स करें। सवाल नंबर 1, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। मुख्तसर तारुफ क्या कीजिए? पेश कीजिए। जवाब होगा, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का कायनात में पेश आने वाला एक जोग्राफिया वाक़या है। एक जोग्राफिया वाक़या है। उसकी सूरत यूँ होती है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर या साया पड़ने को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा या साया पड़ जाने को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये हो गया मुख्तसर तारीफ़। हम ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ते पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मुख्तसर से तारुफ हो गया। अब है सवाल नंबर 2, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। जाए पैदाइश की जगह और तारीख़ पैदाइश यानी कब पैदा हुए, किस तारीख में और कहाँ।
पर रोशनी डालिए। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। जवाब होगा आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आर्यभट्ट की पैदाइश की जगह पटना के खगोल में 476 ईस्वी को है और 564 में 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई। ये हो गया उनकी पैदाइश, जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर कि पटना के खगोल में 476 ईस्वी में और 564 में 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई। और तीसरा है तेलंगाना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। तेलंगाना के महल वकूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। तेलंगाना वाक़ कब हुआ और कहाँ वाक़ है, उस पर 5 जुमले 5 सेंटेंस बनाना है। आप देखें जवाब। तेलंगाना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है। ये तेलंगाना कहाँ है? पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है और उसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तेलंगाना रखा गया। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल डिवीज़न के नाम तमाम सरकारी दफातर तेलंगाना के ही हल्का में आता है। मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर तेलंगाना के ही हल्के में आता है। तेलंगाना के हल्के में आता है यह हल्का। चौथा है क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख देख सकते हैं? क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? जवाब सूरज ग्रहण को नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देखा जाए तो साइंसदानों का कहना है कि नंगी आँख से सूरज ग्रहण को देखने वाली बिनाई चली जाती है। बिनाई जाती रहेगी। सूरज ग्रहण को देखने वाली की बिनाई जाती रहेगी। साइंसदानों का कहना है कि नंगी आँख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई जाती रहेगी। हाँ, अगर किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को अगर देखा जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। या तो फिर सूरज ग्रहण के लिए एक ख़ास किस्म का शीशा आता है, उसी से देखा जाए। अब समझ में आ गया कि सूरज ग्रहण को हम नंगी आँख से क्यों नहीं देख सकते और क्या नुकसान होता है। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। सवाल नंबर 5 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। जवाब 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है। यानी ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा। अमेरिका के साइंस तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन जो 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे। ये आपके हो गया सवाल नंबर 5 के जवाब। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 1 आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई?
आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई है? तो 476 ईस्वी को। जवाब क्या होगा? 476, 75, 74, 73 हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगाना है? 476 ईस्वी को आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2, आर्यभट्ट ने अपने तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपने तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तेलंगाना, पटना, खगोल या कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लगाना किस में? तेलंगाना में। आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह कहाँ कायम किया है? तो जवाब होगा तेलंगाना में। सवाल नंबर 3, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ़ कौन है? आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ़ कौन है? यानी आपका जो चैप्टर है ये कौन है? आर्यभट्ट खुद ही है, माखूज़ है, यानी आर्यभट्ट इस चैप्टर को खुद लिखे हैं और उसका नाम लिखा है आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ़ कौन है? तो आर्यभट्ट ही है, माखूज़ है। उसके बाद सवाल नंबर है 4, आर्यभट्ट की वफ़ात कितनी उम्र में हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात कितनी उम्र में हुई? 88 साल की उम्र में। कितने हुई? 88 साल। सवाल नंबर 5, आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब की मुसन्निफ़ कौन है? मैंने बता दिया आर्यभट्ट ने मशहूर 2 किताब को लिखे, उसका नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब की मुसन्निफ़ कौन है? जवाब होगा आर्यभट्ट। क्या होगा? जवाब आर्यभट्ट होगा। सवाल नंबर 6, आर्यभट्ट सवाल नंबर 6, किसी साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है? कौन होंगे? किसी साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है। आपके 4 ऑप्शन रहेगा, इन आपको किस पे लगाना है? तो आर्यभट्ट पे। क्या लगाना है? आर्यभट्ट। क्या लगाना है? आर्यभट्ट पे। सवाल नंबर 7, किसी सितारा या जुज़वी सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं या कुछ और कहते हैं? किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन रहेगा, आपको किस पे लगाना है? ग्रहण पर। किसे लगाना है? ग्रहण पर। सवाल नंबर 8, चांद किसका तवाफ़ करता है? चांद किसका तवाफ़ करता है? तो मैं पहले ही बता दिया कि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है और ये ज़मीन सूरज की तवाफ़ करती है। चांद किसका तवाफ़ करता है? तो ज़मीन का। किसका करता है? ज़मीन का। और सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो जवाब होगा सुनहरा दौर। क्या होगा? सुनहरा दौर। सवाल नंबर 10, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो जवाब होगा पाइथागोरस। क्या होगा? पाइथागोरस। क्या होगा? पाइथागोरस। इस चैप्टर में आपके 2 तवील सवालात है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। अगर आप नोट्स को पढ़ लिए होंगे और थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप उसमें से लिख सकते हैं। आर्यभट्ट के साइंस, दूसरा है आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायज़ा लीजिए। आर्यभट्ट ने कितने काम किए, उसके कारनामे क्या क्या है, आप उस चैप्टर को देख लें और आसानी के साथ लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और इससे कबल मैं जो एक वीडियो डाला था वो इससे कबल मैंने जो चैप्टर अपलोड किया था उसमें एक गलती हुई थी कि 1914 मैंने लिख दिया था, हालांकि 1914 नहीं है बल्कि 1941 है। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई थी। फिर आप मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।